ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपकी डिमांड पे लेके आए हैं हम डॉक्टर हिमांशु का पॉडकास्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे अर्थराइटिस था, जिसका की ट्रीटमेंट किया है डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होता है, और मुझे लगता है कि बाबा ने मेरे लिए डॉक्टर हिमांशु को भेजा है अपना बंदा बना के, कि मेरा ट्रीटमेंट जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। हर बीमारी के पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, हमारी बहुत सी कमियां होती हैं। वो खाना लगा लो, रहना सहना, बहुत तरह की चीज़ें, और बहुत तरह के मिथ भी होते हैं हर प्रॉब्लम को लेके। जैसे मुझे जब अर्थराइटिस था, मुझे बहुत तरह के डॉक्टर मिले, मुझे बहुत सी चीज़ें फेस की हैं। वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत से लोग डराने वाले होते हैं, और मैं सच बताऊं तो डराने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब के साथ मिलके मुझे पता चला कि इस बीमारी का इलाज भी हो सकता है। जैसे कि मुझे ये बहुत ज़्यादा डराया गया था कि अर्थराइटिस के कारण जो मुझे मेडिसिन ली है मैंने, बहुत तरह की दवाइयाँ, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपना ही नया तरीके से दवाई देता है, अपना ही एक्सपेरिमेंट करता है, तो हर चीज़ आपकी बॉडी में कोई ना कोई नुकसान तो लाती ही है। और मुझे बहुत से डॉक्टरों ने ये कहा था कि बिकॉज ऑफ अर्थराइटिस मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती, तो ये एक लेडी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर जब मैं डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर हिमांशु से मिली, तो उन्होंने बहुत से मिथ क्लियर किए। और मेरा उनसे ये सवाल बहुत बार रहता था कि क्या मैं कभी कंसीव कर पाऊंगी, और वो खुश होके एक स्माइल लाके अपने फेस पे यही कहते थे, कविता डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कभी कहते हैं दुआ, आशीर्वाद और आपके डॉक्टर का विश्वास बहुत बड़ा हाथ रखता है आपके ठीक होने में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी से। ओम साई राम सर। हेलो। हेलो। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आपका स्वागत है। और सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस मोमेंट्स यू आर गिविंग अस। और आज हम चाहते हैं कि लोगों को गठिया के बारे में, या अर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल ब्रीफिंग करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। थैंक यू धीरज। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने 2007 में सफदरजंग हॉस्पिटल से पास आउट किया था ऑर्थोपेडिक्स में। उससे पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने अपना फेलोशिप किया जॉइंट रिप्लेसमेंट में, और इंटरवेंशनल स्पाइन करके एक फील्ड होता है जिसमें हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज करते हैं, उसमें। ये फेलोशिप करने के बाद में फिर मैं 2011 से वेदांता में था, और फिर मैंने 2019 के एंड में वेदांता को छोड़ा, और तब से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में एक्टिवली हूँ। और हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, ये सब चीज़ें, साथ में जो हमारा नॉर्मल रूटीन में गठिया का इलाज, अलग अलग टाइप के गठिया होते हैं, सब होते हैं, उनका इलाज, प्लस हमारे इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर हम हर टाइप के पेशेंट्स को ट्रीट कर पाते हैं। और हमें सौभाग्य मिलता है कि हम लोग इन लोगों की लाइफ में एक चेंज कर पाएँ, जिस चीज़ के लिए आप भी यहाँ पर हैं, जिससे कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, और हम भी यहाँ पर हैं जिससे कि वो लोग कहीं ना कहीं मिसलीड ना हो, कहीं ना कहीं उन लोगों को ऐसा ना लगे कि जो चीज़ें कई बार सुन लेते हैं और वो फिर एक तरीके से आप समझ लो मिथ बन जाता है, वो फैलता रहता है। तो जहाँ तक हम गठिया की बात करें अगर धीरज, इसमें गठिया क्या है? बाय डेफिनेशन आर्थराइटिस का मतलब है आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। पहली चीज तो ये है। तो आर्थराइटिस मतलब जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, एक्चुअल वर्ड। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है। इसमें हो सकता है कि आपका जॉइंट घिस गया, जॉइंट के ऊपर अपने आप से ही सूजन आ गई, जॉइंट पे जोर पड़ गया, झटका लगने की वजह से सूजन आ गई, जिसे हम इन्फ्लेमेटरी कहते हैं आर्थराइटिस। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप का गठिया है, आर्थराइटिस है, वो है जो एज के साथ में होता है, जिसे हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस कहते हैं। हम लोगों के मतलब इंडिया में, एशियन पॉपुलेशन में यूजुअली नी जॉइंट का आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, बिकॉज हम लोगों का रहन सहन, चलना फिरना, घूमना ऐसा है जिसमें ज़्यादा ज़मीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, स्क्वाट पोस्चर में लगातार बहुत देर बैठे बैठे काम करते रहना, उन सब की वजह से घुटनों पे बहुत जोर पड़ता है, जिसकी वजह से घुटने धीरे 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 घिसते रहते हैं।
पहले यही चीज की एज होती थी अराउंड 70 साल के आसपास घुटने घिसते थे। आजकल थोड़ा सा वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है, या आप समझ लो कि घुटनों के ऊपर मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो जल्दी घिसने लगते। तो हम ये चीजें आजकल 50 और 50 से जल्दी भी देखने लग गए हैं। बट ये है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, मतलब जो एज के साथ में या यूज के साथ में घिसने चाहिए। ये वो नहीं है जो आपके शरीर के कंट्रोल में है, ये वो है जो आपके कंट्रोल में बाय डूइंग एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेंथनिंग। इसमें दवाइयों का रोल कम है, इसमें एक्सरसाइजेज का, मैकेनिकली उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, डैमेज ना हो, उसका ज्यादा रोल है। दूसरा कॉमन गठिया होता है जिसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय, जो कॉमन भाषा में कहा जाता है कि बाय बन गई, इसकी वजह से गठिया हो गया। बाय तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ में एक एक्चुअल वर्ड है जो गैस के लिए यूज किया जाता है। बट गठिया बाय एक ऐसा गैस से रिलेटेड नहीं है, बट वो पुराने जमाने से कहते हुए आए हैं तो वो नाम बन गया है। ओके, इसके बारे में आपसे भी बात करूंगा। तीसरा गठिया होता है जिसे कहते हैं सोरियाट्रिक आर्थराइटिस, जिसमें यही होता है हमारा शरीर हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करता है। एक ऑटो इम्यून बीमारी है, बट उसमें जिन जिन जोड़ों में दिक्कत आती है उनके आसपास स्किन पे भी लीजन्स होते हैं, स्किन पे भी डैमेज होता है। तो सोरियासिस के साथ में स्किन की जो नीचे साइनोवाइटिस होती है उसमें जॉइंट की लाइनिंग घिस जाती है या जॉइंट की लाइनिंग सूज जाती है, उसको हम सोरियाट्रिक आर्थराइटिस कहते हैं। एक चौथा जो हम लोगों की कम्युनिटी में इधर नॉर्थ में थोड़ा सा ज्यादा है, उसे हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें भी ऑटो इम्यून है, हमारा शरीर हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करता है, और ये मेनली हमारे रीढ़ की हड्डी जिसमें गर्दन, कूला, लोअर बैक, फिर कुछ हद तक हिप एंड नीस, ये बड़े वाले जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसका टिपिकल फीचर ये है कि यंग एज से शुरू होता है और ये यूजुअली मेल्स में होता है। ओके, इसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसके लिए एक टेस्ट होता है HLA-B27। अगर वो आपका पॉजिटिव है तो चांसेस हैं कि साथ में अगर आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसमें भी एक्सरसाइज और अपना आपको एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। साथ में कुछ दवाइयां चलती हैं जो आपकी बॉडी की ऑटो इम्यून शक्ति को थोड़ा सा दबा के रखते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली मिथ रहते हैं, जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बिल्कुल, इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पहली चीज, सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका मिडिल एज, दूसरा होता है फीमेल होना, तीसरा होता है हेरिडिटरी। इसमें अगर आपको या आपके मदर फादर किसी को या फादर के साइड में कोई फीमेल बुआ हो गई या कोई हो गई या आपकी दादी, इनको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या था तो आपको भी इसके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर। ओके, इट्स काइंड ऑफ जेनेटिक जो हम बोलते हैं, काइंड ऑफ जेनेटिक या हेरिडिटरी। बट ऐसा नहीं है कि जितनों को गठिया है उनके आगे जाके बच्चों को होना ही होना, ऐसा नहीं होता, ये भी कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक लीनियज देखी गई है, ये एक देखा गया है कि जिनको तो कुछ गैप के बाद नहीं ऐसा नहीं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनके बच्चों को नॉर्मल पॉपुलेशन से 30-35% ज्यादा चांसेस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। ओके, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में जो हम लोग जो बाकी जो पहले रिसर्चेज हुई हैं, जो उनके बारे में लिखा गया इस बीमारी के बारे में, एक तरीके समझ लो कि ये जोड़ों का एलर्जी हो गया। किसी को एस्थमा होता है, अब एस्थमा भी जुकाम, डस्ट, पोलन, इससे एलर्जी है। आपको किसी मौसम में जाके छींके पे छींके आती रहती है, सांस फूलता है, ये एक एलर्जी है, एस्थमा है। वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके से एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारी बॉडी हाइपर एक्टिव होके हमारे ही जॉइंट्स की जो लाइनिंग है उसको सुझा देती है, उसके ऊपर एक्ट करती है। जोड़ नहीं खराब करती, जोड़ों की लाइनिंग को इम्पैक्ट करती है। अब जब जोड़ों की लाइनिंग को इम्पैक्ट करेगी तो वो पहली स्टेज होती है साइनोवाइटिस, मतलब उसमें सूजन आती है। सूजन आएगी तो डेफिनेटली दर्द भी आएगा। फिर वो धीरे धीरे जब ऐसी रहेगा, अनट्रीटेड रहेगा, तो जोड़ों की लाइनिंग खत्म हो जाएगी। तो जोड़ जो अपनी जगह पर रखते हैं वो जोड़ रह नहीं पाएंगे, तो वो जोड़ों में टेढ़ापन आता है। और फिर लास्ट स्टेज आती है कि वो जोड़ काम करने बंद हो जाते हैं, बिकॉज उसकी जो लाइनिंग थी वो खत्म हो गई और जो उसकी एंगुलेशन या उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स था वही खत्म हो गया जब टेढ़े हो गए। तो बिल्कुल, तो ये इसका नॉर्मल स्टेज होता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में
जो तरीका होता है डायग्नोस करने का, उसमें सबसे कॉमनली लिए जाते हैं मिक्स ऑफ फैक्टर्स, जिसमें आपका सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट, साइंस जो हम लोग एज अ डॉक्टर देखते हैं, आपके लैब टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन जो हम देखते हैं, उन सबको मिक्स एंड मैच करके डायग्नोसिस बनाया जाता है, जिसमें आपका आ गया अगर छोटे जोड़ इन्वॉल्व है, मतलब हाथ के, मोस्ट कॉमनली हाथ के कलाई के जोड़, या फिर रिस्ट, एल्बो, या फिर एल्बो का जोड़, या फिर गर्दन के जोड़, फिर उसके बाद आते हैं पंजों के जोड़। ये हो गए द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ इन्वॉल्वमेंट। इन जोड़ों में अगर सूजन, भारीपन, और वो भी रेस्ट के बाद, मतलब जब आप सो के उठे तब है इमीडिएट। हाँ। मतलब सबसे पहला सिम्टम अगर हम कहें तो स्वेलिंग है, स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग Okay, स्टिफनेस मतलब ये जब आप सबसे रात पहला को सो के आपकी जोड़, आप पूरे दिन एक्टिव हो, आप चल फिर रहे हो, घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने फिंगर्स वगैरह सब चला रहे हो, वो सब चलाते हुए आपका कोई दिक्कत नहीं आ रहा, मतलब वो आपका टिपिकली रूमेटॉइड के अंदर जाएगा। ये डीजनरेशन नहीं है। डीजनरेशन मतलब जब आप उसको यूज कर रहे हो तब दर्द हो, तब दर्द हो। और इन्फ्लामेटरी या ये वाला तब होगा ज्यादा जब आप रेस्ट में छोड़ दो जॉइंट को, तो अंदर धीरे धीरे सूजन बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने के बाद फिर जब वो आप जॉइंट चलाते हो तो वो अकड़ा हुआ या स्टिफ फील होता है। दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम है। सो ये एक तरीके से मॉर्निंग स्टिफनेस इसका एक बहुत ही क्लियर कट साइन है। मॉर्निंग स्टिफनेस, फिंगर जॉइंट या स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जो कि 2, 4, 6, 8 मतलब कितने जॉइंट्स इन्वॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें गठिया जब शुरू होती है तो यूजुअली सिंगल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ही रेयरली देखा गया है। जैसे हम मोनो आर्टिकुलर रोमेटॉइड कहते हैं, मतलब खाली घुटने को इन्वॉल्व किया, वो बहुत ही रेयर चीजें होती है, बट वो भी होता है। तो अगर स्मॉल फिंगर या जॉइंट इन्वॉल्वमेंट प्लस मॉर्निंग स्टिफनेस प्लस आपको एक्सरे में या रेडियोलॉजिकली अगर आपको दिखता है कि जॉइंट के आसपास की जो हड्डियां वो अंदर से थोड़ी सी वीक हो रही है, जिसे हम जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, वो हो, या आपके ब्लड टेस्ट में RA फैक्टर पॉजिटिव हो, या आपके लैब मार्कर्स में ESR, CRP या एंटी CCP, ये जो फैक्टर्स हैं ये पॉजिटिव, इन सबको मिक्स एंड मैच करके क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से और आपके साइंस मैच करके डायग्नोसिस बनाया जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। पहले जमाने में जब इतने सारे टेस्ट नहीं होते थे, कई बारी बायोप्सी भी ली जाती थी जोड़ों से। अब उस चीजें बहुत ही रेयर हो गई हैं। अब ये सब टेस्टिंग की मोडालिटीज के बेसिस पे ही आपको ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट डायग्नोज करा जाता है। अब आप अगर डायग्नोज हो गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने डॉक्टर को दिखाना है, आपको दवाइयां स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली इसमें दवाइयों के अलग अलग ग्रेड होते हैं। जैसे ग्रेड 1 में आप सिंपल दवाइयां जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, नॉट पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेशन कम करे। exactly. जैसे पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन हो गए, सब हो गए, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सुखाते हैं उसको, वो काम करते हैं rather than पेन किलर्स। वो प्लस डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स के नाम से आती हैं, DMARDs। उसमें कुछ दवाइयां होती हैं जो यूज करी जाती हैं जोड़ों की स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन, साइनोवाइटिस जो हो गया उसको कम करने में। ये करते हैं, साथ में अपनी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ाते हैं। और इसमें डोज टाइट्रेशन होती है। मतलब जैसे आप खाना बना रहे हो, आपने दाल बनाई, दाल में आप पहली बार खाना बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है इस घर में लोग नमक कैसा डालते हैं, तो आपने कम डाला, फिर वो आपको आए, उन्होंने बोला गेस्ट ने कि नहीं सर नमक कम है और ज़्यादा डालो, तो आपने और डाला, तो अभी भी कम है और डालो। इसे हम कहते हैं डोज टाइट्रेशन। तो ऐसे ही गठिया के पेशेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं rather than एस्केलेटिंग द डोज। तो हम लो डोज से स्टार्ट किया, फिर आपने नेक्स्ट डोज बढ़ाया, उसके बाद भी नहीं फर्क पड़ रहा तो और DMARDs में या डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स में और दवाइयां होती हैं, आपने वो भी स्टार्ट किया। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एक ना बहुत लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि एलोपैथी में जैसे कहते हैं कि बिना स्टेरॉइड के आर्थराइटिस ठीक ही नहीं हो सकता, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल गलत है। वो इसलिए क्योंकि DMARDs जो है वो ऑटोइम्यून फंक्शन को, एक्टिविटी को कम करते हैं। जब उन्होंने ऑटोइम्यून फंक्शन को कम किया, हमारा बॉडी जो जॉइंट्स को इन्फ्लेम कर रही है, सब कुछ कर रही है, जो दवाइयां हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक्टिविटी को कम करेगा। और कितने पेशेंट्स हमारे ट्रीटमेंट में है जो बिना स्टेरॉइड के बिल्कुल ठीक है, मेंटेन्ड है। जब एक्टिविटी लेवल्स या बीमारी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, जैसे कि यूजुअली ड्यूरिंग रेनी सीजन, यूजुअली ड्यूरिंग चेंज ऑफ वेदर,
यूजली ड्यूरिंग सिवियर विंटर्स जो टिपिकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है वो यूजली इन मौसम में बढ़ती है, तो तब हमें डोज टाइट्रेशन करके बढ़ाना पड़ता है। प्रॉब्लम कब आती है? जब पेशेंट्स रेगुलरली ट्रीटमेंट ना लेके इलाज से बोर हो जाते हैं। आपने दवाई बंद कर दी, अब आपने सोचो आपकी गाड़ी एक पहाड़ से आप नीचे आ रहे हो और आपने ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, वो जो ब्रेक पे पैर है वो आपकी दवाई है। आपने ब्रेक पे से पैर हटाया, गाड़ी और तेज नीचे जाएगी, वैसी आपकी बीमारी भी बहुत तेज बढ़ती है। फिर आप एकदम से ब्रेक लगा भी दोगे फिर भी उसको रुकने में टाइम लगेगा। एग्जैक्टली द सेम वे आपने जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयां चलाई, बंद कर दी, वो कंट्रोल था, अब वो पूरा का पूरा और बहुत ज्यादा बढ़ गया, सारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन, साइनोमाइटिस सब कुछ कर गया। फिर आप दोबारा से वो दवाइयां लोगे तो उसका फिर आप कहोगे डॉक्टर साहब असर नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपकी पेशेंस खत्म हो जाएगी। तो या तो आप डॉक्टर ही चेंज कर लोगे, बिल्कुल जो यही सबसे होता है, कॉमनली होता है, बिल्कुल यही होता है। या आप इतने ज्यादा वो हो जाओगे कि आप जाके, क्योंकि इंडिया में हम लोग केमिस्ट से भी जाके दवाई ले सकते हैं, आप केमिस्ट वाले बोलते हैं भाई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, डॉक्टर दवाइयां चल रही है, चलने दे, तो कोई और दवाई बता दे। वो कॉमन प्रैक्टिस में आपको गठिया है तो स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड इज अ रामबाण अटैक, बट वो तब जरूरत है जब हमारे को नॉर्मल रूटीन मेडिकेशन, जो कि आज की डेट में बहुत है हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के, उससे कंट्रोल ना हो तब आप साथे की तरफ जाओ, या आपको इतना ज्यादा अग्रेसिव वाला गठिया हो जिसमें आपके बेड से उठना, चलना, थोड़ा सा करवट लेना, सब कुछ इतना पेनफुल हो गया, आपकी सारी डेली एक्टिविटीज रुक गई, तो आप इनिशियली कुछ स्टेरॉइड देके उसको पल्स थेरेपी देके कम कर लेते हो इन्फ्लेमेशन को, फिर आप मेंटेन रखते हो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग से। बट ये कहीं भी नहीं है कि आपको स्टेरॉइड से ही मेंटेन करना है। जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो इसी चीज का खाली इलाज करते हैं, ये अलग टाइप की हमारी जो ऑटोइम्यून कंडीशन होती है उसमें हमेशा स्टेरॉइड इज यूजुअली टेकन अप एज अ थर्ड और द फोर्थ लेवल ऑफ थेरेपी, नॉट इन द फर्स्ट और द सेकंड। उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि स्टेरॉइड बाय इटसेल्फ उसके 2-3 साइड इफेक्ट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग है। एक, वो आपका डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देता है, बिकॉज बॉडी में स्टेरॉइड जाने से शुगर की मात्रा बढ़ती है और वो शुगर जो ज्यादा रिलीज होता है हमारी बॉडी में, वो फिर धीरे धीरे हमें डायबिटिक के लिए प्रोन करेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपेनिया। आपकी बोन्स अंदर से घुलने और वीक होने लगती हैं, तो आपकी बोन्स वीक होंगी, अंदर से खोखली होंगी, तो ऑस्टियोपोरोसिस होएगा ऑस्टियोपेनिया की वजह से, तो उसमें आपका फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तो गठिया खोखली एग्जैक्टली, तो गठिया के पेशेंट्स होते हैं, उनको आपने दवाइयां दी, उन्होंने लेकिन स्टेरॉइड लिए, तो एक तो गठिया की वजह से ही नहीं वो खा पी रहे ज्यादा, बिल्कुल, फिर स्टेरॉइड की वजह से और वीक हो गए, हल्का सा कहीं चलना चाहा, गिर गए, उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब वो एक के बाद दूसरा तीसरा कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो जाता है, फिर कहते हैं गठिया की वजह से हमारी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो वो चीज इसकी वजह से होती है, विच शुड बी कंप्लीटली ट्राई टू अवॉइड। तो जो नॉर्मल मेडिसिन हम देते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, उसके भी कोई साइड इफेक्ट है? ये तो स्टेरॉइड्स के आपने बताए, तो जो बाकी जो हमारी डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स आती हैं, जैसे सल्फासाइलेजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, टोफास्निब और लेफ्लोरामाइड, इनमें से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि लॉन्ग टर्म सेफ दे सकते हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म आप सेफली नहीं दे सकते, या फीमेल्स ऑफ एज जिनकी अराउंड प्रेगनेंसी वाली एज है, अराउंड चाइल्ड बेयरिंग एज है, उसमें आप नहीं देते। जैसे लेफ्लोरामाइड वगैरह कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो हम उसमें अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें देखा गया है कि आगे जाके प्रेगनेंसी को ठहराने में या बच्चे को आगे जाके कुछ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग को उस हिसाब से मॉडिफाई करके पेशेंट के साथ बात करके चलना पड़ता है। इसमें कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना तो फैमिली हिस्ट्री थी, ना ही उनके फादर मदर किसी को था, ना ही उनको पहले था, फिर प्रेगनेंसी के बाद में शुरू हो गए रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेरे एग्जैक्टली इस समय 4 या 5 पेशेंट ऐसे चल रहे हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दिक्कत, सब कुछ आफ्टर डिलीवरी शुरू हुआ। ओके। और वो जो यहाँ पर मान्यता है कि हवा लग जाती है, हवा लग गई जी, या आपके इन-लॉज ने बोला कि अच्छे से अपना केयर नहीं किया, अच्छा खाना नहीं खाया, तुम लोग तो वेट लॉस पे लग जाते हो, तो इस चक्कर में आप लोगों ने जो हैवी चीजें होती हैं जो पुराने जमाने में लोग खाते थे, ये लड्डू वो लड्डू, ये सब चीजें जो स्ट्रेंथ वाले, वो सब अब नहीं खाते कि वेट बढ़ जाएगा, तो वो तुमने नहीं खाया इसलिए हो गया। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली बच्चे का जो ब्लड होता है वो प्लेसेंटा से मदर के अंदर जाता है, कई बार वो अंदर जाके मदर की बॉडी में ऑटो इम्यून रिएक्शंस कर सकता है। ओके। वो भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये ऑटो इम्यून कंडीशन कुछ लोगों में पोस्ट प्रेगनेंसी शुरू होती है।
कई लोगों को पोस्ट प्रेगनेंसी रूमेटॉइड होता है, कई लोगों को पोस्ट प्रेगनेंसी थायराइड की दिक्कत होती है, इन्हीं वजहों से होती है। जो बच्चे का थोड़ा सा ब्लड अंदर जाके उसे इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से एक एलर्जिक या ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो आफ्टर डिलीवरी 2 मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयां ही बंद हो गई। कारण वो उस समय वही जो मिसमैच हुआ, बच्चे के ब्लड से कोई पॉजिटिव हार्मोन गया, उससे जाके वो ऑटोइम्यून जो कंडीशन चल रहा था दबा दी। मैं यही पूछने वाला था कि लाइक लेट सपोज कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है ना, वो पहले से पेशेंट है मतलब आर्थराइटिस की, तो आफ्टर डिलीवरी वो खत्म भी हो सकता है, चांसेस होते हैं। और ये चांसेस है कि 6 से 8% दिया हुआ लिटरेचर में। अच्छा, जो मतलब जो बेबी है क्या उस पे भी ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, जैसे हमने बात उसके बारे में थोड़ा जैसे हमने शुरू में बात करी कि हेरिडिटरी होता है जी। तो अब जो मदर या फादर जिनको है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो आगे जाके जो उनके जीन्स जाएंगे, उनके जीन्स के थ्रू ये गठिया का होने का जो रिस्क वाला फैक्टर है वो उनके सारे बच्चों में जाने का फैक्टर होता है। अब उसके उस हेरिडिटरी फैक्टर के ऊपर बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स काम करते हैं। कितने केसेस ऐसे होते हैं जिसमें भाई बहन सबको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। कई फैक्टर ऐसे होते हैं माँ बाप दोनों को है, 4 में से 1 बच्चे को ये, तीनों को नहीं है, क्योंकि बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपके वो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है ये हेरिडिटरी वाला। कुछ मेल फीमेल का भी है, उसी पे आ रहा था कि ज्यादा चांसेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, मैंने शुरू में जैसा बताया, मिडिल एज मतलब 20-25 के बाद वाले और फीमेल सेक्स में, इन दोनों में ज्यादा ओके एज कंपेयर टू मेल्स। जैसे मैंने एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आपको बताया, एक बीमारी होती है जो मेल्स में ज्यादा होती है, ये वाली बीमारी ऐसी जो फीमेल्स में ज्यादा है। ओके ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब यंग एज के आए, जब हम बात कर रहे थे 20, 24, 25, आगे जाके लाइफ शुरू होगी, शादी होगी, फिर उनको आगे कंसीव करना है, प्रेगनेंसी होगी, तो उनका सबसे बड़ा डर ये रहता है कि क्या वो कंसीव कर पाएंगे, क्या वो ये जो दवाइयाँ चल रही हैं, मतलब जिस एज में हम आए थे, जिस एज में आप आए थे, कविता आई थी हमारी, वो बहुत ज़्यादा घबराहट में थी कि मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर मुझे आगे मैं कभी फैमिली बढ़ा पाऊंगी। और क्योंकि हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था जिसमें हम लोगों ने पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग कंसीविंग पीरियड, सिंगल मेडिसिन से कंट्रोल किया। ऑब्वियसली बहुत सारा कंपोनेंट तो आपकी अपनी बॉडी का जो रिएक्शन पार्ट है वो है, ऊपर वाले की आपके ऊपर वो जो किस्मत पे आपके हाथ रखा होता है, सर पे हाथ रखा है ऊपर वाले ने, वो बहुत जरूरी है। उसके साथ में आपका 1-2 दवाइयाँ जो सेफ हैं वो हम लोग देते हैं, और उससे यूजुअली ड्यूरिंग फुल प्रेगनेंसी आपका इजीली निकल जाता है एंड डिलीवरी भी हो जाती है। टचवुड आपके केस में सब कुछ अच्छा रहा, स्मूथली निकल गया। हमारे जो बच्चा है उसको भी टचवुड कोई बिल्कुल उसको उसने इनहेरिट नहीं किया है ना, अभी तक कुछ पता चलेगा, बट हाँ क्योंकि मेल है तो चांसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर मच लेसर कंपेयर्ड टू अ फीमेल। ऐसा भी बहुत बार होता है कि ऑल्टरनेट जनरेशन होता है, जैसे अगर मदर को था बेटे को नहीं हुआ बट बेटे की बेटी को हो सकता है, ऐसा होता है, बिकॉज वो जीन तो चल रहा है ना, और फीमेल में टेंडेंसी है, तो ये इस वजह से होता है। बट ऐसा कहना कि खाली हेरिडिटरी की वजह से होता है वो भी गलत है, और ये ऐसा कहना कि जिन जिनको है उनके सब बच्चों को, ये भी गलत है, ये नहीं होता है। तो अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रूमेटॉइड। भाई अगर आपने सही टाइम पे इलाज नहीं लिया तो क्या हो सकता है? अगर देखो सर्वाइकल के केस में देखा जाए, ऊपर से चलते नीचे की तरफ, सर्वाइकल के केस में अगर आपको देखा जाए तो उसमें आपके गर्दन के जॉइंट्स वो घिस जाते हैं, उसमें रूमेटॉइड की वजह से जल्दी डिस्क की दिक्कत होने के चांसेस, नर्व गर्दन में फंसने के चांसेस, हाथ में रेडिएशन, हाथ में नमनेस, उसमें स्ट्रेंथ ना आए, वो सब चीज़ें होती हैं। तो पहले तो गठिया को कंट्रोल करना है, दवाइयाँ देके आपका ESR CRP नियरली नॉर्मल पे लाया जाए। RA फैक्टर को नॉर्मल लाना हमारा टारगेट नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन कम करना, हमारा इन्फ्लेमेशन जो कि ESR और CRP के फैक्टर से कम आने से, और उसकी जो ट्रेंड होता है, कैसे डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है यार। एक बार ये सही चलता है, आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अब नर्व के लिए क्या करें, बिकॉज 60 से 65% लोग उसी से ठीक हो जाते हैं जब उनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उनकी नर्व खुल जाती है, नर्व पे इन्फ्लेमेशन होती है, खत्म हो जाती है। जब नहीं होता है तो हम लोग कई बार इंटरवेंशन करके विदाउट सर्जरी, नीडल से या किसी चीज से एक्सरे में देखते हुए लाइव हम लोग नर्व को खोल देते हैं और कंप्रेशन हट जाता है और वो नर्व फ्री हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में सर्जरी जरूरत पड़ती है। अब नेक के बाद आते हैं हाथों पे। सबसे कॉमन सिम्टम है
कि रिस्ट में, एल्बो में या फिंगर Fingers जॉइंट में। से पेन होता है। तो लोगों को ग्रिप बनाने में, कुछ फाइन काम करने में दिक्कत आती है, सिलाई बुनाई या गुड़गांव में मैक्सिमम पेशेंट्स हो, टाइपिंग, इस सब में दिक्कत आती है। तो अगर रूमेटॉइड कंट्रोल्ड है तो सही चलेगा। कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनको बढ़िया चलता रहता है, बस 2-3 दवाई, थोड़ा मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सी दवाई बढ़ा दी, फिर वापस डोज, नॉर्मल डोज पे आ गए और चलता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो आप दवाइयाँ या इंजेक्टेबल्स भी ऐड करते हो जो ऑटो इम्यून कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। और आजकल बहुत सारे इंजेक्टेबल्स हैं बिफोर यू थिंक अबाउट स्टेरॉइड्स, ठीक है, वो भी आप करके उनको कंट्रोल कर सकते हो। फिर भी नहीं होता है और पेशेंट्स ही लेट आए आपके पास शुरू के स्टेज में ही नहीं आए, या काफ़ी सारे लोग कई बार एलोपैथिक से बोर होके आयुर्वेदिक, करते हैं। होम्योपैथिक सब कुछ लेके देखते हैं। अगर उस सबसे सही चल रहा है तो हम तो ये कहते हैं जो भी तरीके से आपकी बीमारी कंट्रोल में चल रही है वो चलने दो, इट वैसे डजंट मैटर। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि एलोपैथी के साथ बाकी भी मेडिसिन ले सकते हैं? तो देखो, हमारी तरफ से एलोपैथी में दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि उनकी जो मेडिसिन होती है वो लोग मना करते हैं कि एलोपैथी मत लेना। ओके, और उसे एकदम से कंट्रोल तो आता नहीं। हमारी जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली प्रूवन सॉल्ट्स हैं, ओपन सॉल्ट्स हैं, उसमें क्या 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 नहीं है वो दिखता है। एग्जैक्ट। आयुर्वेदिक में कई बार नहीं भी पता चलता कि आप क्या ले रहे हैं। अगर उसमें थोड़ा बहुत स्टेरॉइड कंपोनेंट कुछ है तो आपका इनिशियली तो सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे, बट आगे जाके ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स जैसे आप वो आयुर्वेदिक बंद करोगे आपके सिम्टम बहुत बुरी तरह से बढ़ेंगे। कारण ये है कि आपका उस समय स्टेरॉइड से कंट्रोल था, आपकी इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हुई, आपके जोड़ जो है वो टेढ़ा होने वगैरह से नहीं बचा पाएंगे। एग्जैक्टली। तो अगर जैसे हम कह रहे थे कि पेशेंट लेट स्टेज पे आते हैं या किसी और ट्रीटमेंट के फेलियर के बाद आते हैं जिसमें जोड़ थोड़े से उतर गए हैं, तो हम छोटी सी सर्जरीज करके उनको सही करते हैं जिससे कि उनका हाथ किसी हद तक एक्टिव और चलाने लायक रह जाए। इसके बाद सबसे कॉमनली जो इन्वॉल्व होता है वो होता है घुटना। घुटने में रूमेटॉइड की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, टेढ़ापन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली बेचारे बहुत टाइम से रूमेटॉइड ट्रीटमेंट ले भी रहे। अभी पिछले हफ्ते एक पेशेंट आई थी जो करीबन 11 साल से यूपी में इलाज ले रही थी, बट उनको कहीं ना कहीं या तो फर्क नहीं पड़ रहा था या वो चलाती नहीं उस चीज़ को। कई बार इग्नोरेंस भी होता है, इसी वजह से हम ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं जिससे कि लोगों को थोड़ी सी एक क्लैरिटी आए, एक मिथ खत्म हो उनको। तो ये जो चीज़ हमने उनको जब आई, उनके दोनों घुटने अराउंड 50 डिग्री मुड़े हुए थे। ओके। तो वो व्हील चेयर पे रही, वो पिछले 6 महीने से 4 महीने से शायद, हाँ 4.5 महीने से चली नहीं थी। दिसंबर में लास्ट 8 या 10 तारीख को कहीं गिर गई थी, उसके बाद चली नहीं थी। उनके दोनों घुटने मुड़े हुए थे, 50 डिग्री मुड़ा हुआ था। तो हमने उस केस में जब घुटना बिल्कुल मुड़ा हुआ है और जाम है और एक्सरे देखा, पूरा जोड़ भी घिसा हुआ था क्योंकि उनको करीब ही वाज अराउंड 50 और उनका अराउंड 17-18 साल से गठिया था, उनका जोड़ भी घिस चुका था। तो उनके केस में हम लोगों ने जॉइंट रिप्लेस किया था, और जॉइंट रिप्लेस के टाइम में हम लोगों ने उनका वो जो कार्टिलेज पूरा डैमेज था रूमेटॉइड की वजह से, जो लाइनिंग उसकी पूरी डैमेज थी वो पूरी हमने क्लियर कर दी थी। उसके बाद में हमने उनको खड़ा करके नेक्स्ट डे से खड़ा करके चला दिया था, घुमा दिया था। एंड दैट इज व्हाट वी आर वेरी हैप्पी अबाउट कि कोई पेशेंट जो इतने टाइम से चला नहीं है वो सीधा चल रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं दिसंबर से पहले भी थी तो मैं बेंच लेके और झुक के ही चलती थी क्योंकि बस घुटने तो तब भी 20-30 डिग्री मुड़े हुए। तो उन केसेस में आप रिप्लेसमेंट करके घुटने को सीधा करके उनकी चाल को सही कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कोई किलर बीमारी नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, बट अगर आपने सही तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया तो आपकी लाइफ को डेफिनेटली इम्पेयर करता है, बिकॉज बहुत चीज़ों को आपकी इन्वॉल्व कर देता है। आपका हाथ, आपका काम करना, उठाना, सब कुछ फिजिकली आप काम नहीं कर पाते हो अगर इन्फ्लेमेशन है। हर रोज सुबह उठने से आदमी डरता है कि यार वो सुबह उठेंगे, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, दिक्कत होगी। दूसरी चीज आपकी मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तीसरी चीज, अगर इलाज सही भी चल रहा है तब भी 5 से 7% केसेस में डिफॉर्मिटी आने के चांसेस होते हैं। तो उससे पहले आप इंटरवीन करके उसमें थोड़ा सा इंजेक्टेबल स्टार्ट कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो या ब्रेस दे सकते हो जिससे कि टेढ़ापन ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट है मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है इसके इलाज के लिए। मतलब पेशेंस बहुत जरूरी है देखा जाए इस चीज में। पेशेंस, परसेवरेंस। जैसे आप समझो कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इनकी भी तो दवाइयां चलाते ही ना लोग, क्योंकि उनको पता है कि ब्लड प्रेशर दवाई छोड़ी तो हार्ट पे इम्पैक्ट आ जाएगा तो जान चली जाएगी, या उसके साथ में ज्यादा खिलवाड़ नहीं करते लोग। डायबिटीज पर खाएंगे। हाँ, डायबिटीज की जो दवाई है उसके साथ में अरे नहीं ऐसा ना हो कि कल को किडनी फेल हो जाए, आंखों में वो मोतिया हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, काला हो जाए, सफेद मोतिया हो, जो भी दिखना बंद हो जाएगा, तो इसलिए उसको ध्यान से कंटिन्यू खाएंगे। फिर भी कोशिश करते हैं कि कंट्रोल कर लें, चाहे थोड़ा बहुत मीठा खाते हैं बट फिर भी दवाइयां तो चलाते ही हैं। बिल्कुल। बट जहां तक इनकी दवाइयों की बात आती है तो फिर उस पर आ जाता है डॉक्टर साहब इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है।
अरे भाई, इस बीमारी के साइड इफेक्ट है, हम उसको काटने के चक्कर में दवाइयां दे रहे हैं, क्योंकि बीमारी तो धीरे धीरे आपको खराब कर देगी। अब कुछ अच्छी चीजों पे आते हैं, वो ये 80 to 85% लोग दवाइयों से वेल कंट्रोल, सब कुछ सही चलते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स रिलेटेड टू द मेडिकेशंस, अनलेस अनटिल वो खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ कि ये भी खा लूं, वो ये भी खा खा के देख लूं, वो भी खा, इसके फला ने वहां से लिया तो उससे फर्क पड़ गया, वो सब करने के चक्कर में इसको होना बंद करें, क्योंकि फिर इसकी डोजेस बढ़ानी पड़ती हैं। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी बढ़ भी चुकी है तो आप सर्जरी करके सही कर सकते हो। तीसरी चीज, ये बीमारी ना बर्नआउट हो जाती है। बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर से इसके अगेंस्ट जो ऑटो इम्यूनिटी चल रही होती है, कुछ टाइम बाद ना वो एलर्जी अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, 8 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बट ये बर्नआउट हो जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एलोपैथी में भी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज बोलते हैं ना कि इसका तो इलाज ही नहीं होता एलोपैथी में। नहीं, गलत है, ये सोच हाँ। गलत है। इसका इलाज है। ऐसे तो ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए भी लोग वो खानदानी दवाखाना वाली दवाइयाँ खाते ही, बिल्कुल। बट जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, दिक्कत बढ़ती है, फिर तो वापस हम ही लोग आना ढूंढते हैं कि कैसे करना है। Exactly। तो हमारा कहना इसमें यह है क्लियरली कि आप कोशिश ये करो कि नॉर्मल एलोपैथी चलाते रहो, एक्टिव रहो, अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहो, हर 2-3 महीने में जो मिलने के लिए बुलाते हैं वो दिखाओ, और रूटीन में 6-6 महीने में अपने ब्लड टेस्ट कराओ। सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो अलग से कराने। ज़्यादा दवाइयाँ जो आपको नुकसान कर सकती हैं वो अवॉइड करें, जैसे पेन किलर वगैरह खुद से ज़्यादा लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं, उनका डेफिनेटली नुकसान होंगे। कुछ सालों में ये बीमारी बर्नआउट हो जाएगी। जब तक बर्नआउट होती है तब तक ये आपके जॉइंट्स, आपकी मसल्स, इनको टेढ़ा ना कर जाए, आपके जोड़ खराब ना कर जाए, उससे बचना है। बर्नआउट तो हो ही जाएगी। तो डाइट का भी कहीं ना कोई रोल रहता उसी पे आ रहा था। इसमें पेशेंट्स धीरे धीरे ना अपना खाना पीना कम कर देते हैं, वो चीज़ गलत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका डाइट में बढ़िया मिक्स होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोटीन विटामिन कंपोनेंट सही हो। हम ऐसे नहीं कह रहे कि आपको एक्सेस प्रोटीन खाना है, वो नहीं, बट अगर आप 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी, मतलब अगर आप 50 किलो के हो, आपने 35 से 45 ग्राम तक प्रोटीन मिनिमम आपको मेंटेनेंस के लिए लेना है, उससे बल्कि ज़्यादा ही ले सकते हैं। बट प्रोटीन लेने से, अब ये हम ओपीडी में देखते हैं, पेशेंट ने CRP ब्लड टेस्ट कराया, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन बताता है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ क्या आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। बिल्कुल। अब आप पेशेंट को बोलते हो कि थोड़ा सा अपना खाने पीने प्रोटीन बढ़ाओ, मसल वीक हो रही है, डॉक्टर साहब हमारा प्रोटीन तो वैसे ही बढ़ा हुआ है। अरे आप समझिए, वो सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, वो प्रोटीन नहीं है। बिल्कुल, जो खाने से आ रहा है। हाँ, जो खाने से आ रहा है वो तो आपका जो लिवर का टेस्ट में टोटल प्रोटीन दिखाता है उसमें थोड़ा बहुत दिखता है। तो मैक्सिमम पेशेंट में हमें जो प्रॉब्लम आती है वो बीमारी से बढ़िया लड़ रहे हैं, बट उनकी ना चलने की, खड़े रहने की, थोड़ी सी एक्टिव रहने की क्षमता कम होती जाती है, वीकनेस। और वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बोन, क्योंकि खाना पीना कम है, और मसल दोनों वीक हो रही है। अब जैसे आप घर बनाते हो तो आप उसमें ईंट, सीमेंट सब मिलाते हो, वैसे जब बोन बनती है ना, तो पेशेंट्स ऐसे सोचते हैं कि खाली अगर हम कैल्शियम खाते रहेंगे तो बोन बनती रहेगी। ऐसा नहीं। आपका जो कैल्शियम वाला काम है वो काम करता है ईंट वाला काम, और जो सीमेंट वाला काम है वो प्रोटीन वाला मिक्स चलता है आपका। तो ये दोनों कंबाइन होते हैं, तब जाके बोन मैट्रिक्स बनता है, तब जाके आपकी बोन स्ट्रेंथ बनती है। आप कैल्शियम खाते रहोगे और आपकी बोन डेंसिटी सही आएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा बहुत पेशेंट्स में देखा गया कि 8 साल 10 साल से वो कोई ना कोई कैल्शियम का ब्रांड खा ही रहे, और आप उनका बोन डेंसिटी चेक कराते हो रूटीन में, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 55 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, आप देखते हो कि बोन्स वीक है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब नकली कैल्शियम था। कैल्शियम नकली नहीं था, उसका जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट था वो नहीं था, तो इस चक्कर में आपका कैल्शियम सारा मोशंस में लॉस हो रहा था। ये सारी चीजें होती हैं। एक जैसे कि कुछ लोग जैसे मान लो वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो ऐसा भी कुछ है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से जल्दी रिकवर होता है, या नहीं, ऐसा नहीं है, या वेजिटेरियन भी उसको कवर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने वाली ये है कि आपका वही जो मैंने बताया, डाइट में प्रोटीन वाली बात है। अगर आपके डाइट में वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं है तो जल्दी, वेजिटेरियन में प्रोटीन के लिए खाना ज्यादा पड़ता है। हाँ, ये है। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हो सपोज, तो आपको 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलता है जो पैकेट में लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर एक बॉइल्ड एग ले लेते हो तो आपको 7 ग्राम 6-7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है।
तो वो लोगों को लगता है भाई उसका क्वांटिटी 100 ग्राम खाना पड़ेगा, नॉन वेज में तो 1 अंडे से हो गया काम। तो जो आपने 100 ग्राम पनीर खाया वो आपके 3 अंडे ने उतनी दी, तो एफर्ट तो कम लगा ना खाने में। वैसे ही आपका नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जैसे जैसे फूड चेन में बढ़ते हैं तो आप जानवर भी यही खा रहा है, घास फूस, ये खाने के बाद उसके मसल्स बनती हैं, उसको उससे बड़ा वाला जानवर खा रहा है, आप उसको खा जाते हो, तो इसलिए आपको प्रोटीन डायरेक्ट सोर्स से ज्यादा अच्छा मिल जाता है। शॉर्टकट फॉर्मूला एग्जैक्टली, कंपेयर टू कि वेजिटेरियन लोगों से वेजिटेरियन में मिलेगा, बहुत सारे टाइप के सीड्स आते हैं, कभी कभी आप सोया ले सकते हो, आप रोस्टेड चना ये सब चीजें ले सकते हो, आपके पास में दही वगैरह जो होती हैं उसमें प्रोटीन मिलता है, दालें होती हैं, सिंपल दालें जो होती हैं येलो दाल वगैरह उसमें फिर भी मिल जाता है। अगर आप चने की दाल, अगर आप वो मखनी वाली दाल, अगर आप छोले राजमा इन सब की तरफ जाते तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, तो ये एक तो पचाने में टाइम लगता है, फिर दूसरा इसमें इन वालों में थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ने का चांस होता है कंपेयर टू सिंपल प्रोटीन्स। तो वो वाली चीजें कम रख के ये वाली जो बाकी मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये वाली जो दालें इनको ज्यादा लेके इनसे आप अपना प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इतने सारे सीड्स आते हैं, ये चिया और फ्लेक्स और ये सब पंपकिन सीड्स, इसमें प्रोटीन होता है। तो वेजिटेरियन को थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो शॉर्टकट नॉनवेज है, बट वेज प्रोटीन मतलब ऐसा नहीं है कि वेज में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितने पेशेंट ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ बेस्ड ओनली ऑन वेज प्रोटीन, और ऐसा नहीं कि ऊपर से सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है, डाइट से मैनेज करते हैं। आजकल तो सब कुछ आपको कंप्यूटर बना के दे देगा, जेमिनी या चैट जीपीटी बना के दे देगा आपकी डाइट वेजिटेरियन की, ये भी कि इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए मुझे दिन का, बना दो डाइट, खाली वेज का 40 ग्राम का 50 ग्राम का बना देगा। और ज्यादा प्रोफेशनल चाहिए तो आप किसी डाइटिशियन से मिल सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से मिल सकते हैं, वो बना देंगे। बट ये चीज जो है ये सोच गलत है कि खाली नॉनवेज को ही रिकवरी होगी, नहीं, नॉनवेज का कम खाने से हो जाता है, आपको वही चीज ज्यादा लेना, वेज में बस ज्यादा ये फर्क है, दैट्स हाउ इट इज। मतलब जैसे कि आजकल हम लोग जैसे बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं इंस्टेड ऑफ घर का मील छोड़ के, या कह दो सर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि सब ऑफिशियली बिजी इतना है कि थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक मिला, जाके ये खा लिया या कुछ भी खा लिया, तो ये भी कोई एक रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से भी हमें ये अर्थराइटिस होने के चांस होते हैं। इनकी वजह से यही है कि जो बाहर का खाना है उन सब की वजह से आपकी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, उनके अंदर थोड़ी सी फिलिंग वैल्यू ज्यादा होती है, उसमें आपको पेट भर जाएगा, भूख ना लगे इसलिए है वो। तो उसमें कार्ब्स का, फैट्स का कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन जो भी आएगा वो महंगा आएगा। बाहर का खाना जल्दबाजी में आप खाते हो तो कई बार वो बिल्कुल सस्ते वाला होता है, सिर्फ भूख मिटाने के, तो उसमें कार्ब्स और फैट अगर ऐड होते रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड, जो मेहनत कम है, तो आपका वेट बढ़ेगा। वेट जब आपका फैट वाला वेट बढ़ता है कंपेयर टू मसल मास, तो उसकी वजह से जॉइंट पे जोर पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको डीजेनरेटिव या एज के साथ में जो होने वाला गठिया है वो बढ़ेगा, ना कि आपका गठिया बाय। ऐसा नहीं होता है कि आप इस टाइप का खाना ही खाते हो तो गठिया बाय हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ, अगर किसी को गठिया बाय है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें टाइप का खाना खा रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी रिकवरी पे इम्पेयर होगा, बिकॉज आपकी मसल्स ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द इलनेस आपके जॉइंट्स और मसल्स वीक हो रहे हैं, और आप ऊपर से अगर ये वाला खाना खाएंगे तो उसमें जोर पड़ता है, तो उसकी में ग्रेजुअली पेन बढ़ते हैं, स्टिफनेस बढ़ती है, तो हमें डोज फिर बढ़ानी पड़ती है। ये हमने जरूर देखा। एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपका, चाहे कोई भी हो, चाहे डीजेनरेटिव हो, चाहे रूमेटॉइड हो आर्थराइटिस, आपका विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, इन सब का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप विटामिन डी तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप उसको हफ्ते में या महीने में एक दफ़ा भी लेते हैं बेस्ड ऑन योर ब्लड वैल्यूज़, तो वो मेंटेन रखता है। विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है, तो उसको अगर आप महीने में 10-15 दिन भी ले लो 1000 माइक्रोग्राम, तो कोई नुकसान नहीं होता है। वो अगर ज़्यादा भी होगा तो वो यूरिन के रास्ते निकल जाएगा, इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बट उसकी कमी की वजह से क्रैम्प आना, नसों में कमज़ोरी होना, आपकी मसल्स एकदम से काम करते करते अटक जाना, वो वाली चीज़ें B12 और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उसको कंट्रोल रखना में हेल्प करता है अगर B12 अगर लेते रहेंगे। क्योंकि हर एक पेन जो आपको हाथ में होगा या पैर में हो, लोग उसको गठिया पे ले आते हैं। ये भी एक, क्योंकि मेरी मदर को था सर, और मैं नहीं चाहती कि मैं उस स्टेज पे आ जाऊं, तो मुझे लगा मुझे गठिया, तो खुद ही डायग्नोसिस कर लेते कि हाँ भाई हमें भी हो रहा है। वो फियर है ना, क्योंकि एक जनरेशन पहले वाले को है, उन्होंने देखा वो दिक्कत होते हुए,
तो फिर उनके केस में वही वाली चीज़ मैं बताता हूँ उनको कि सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। ब्लड टेस्ट भी होगा, आपके सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम के साथ में साइंस देख के, एक्सरे देख के, फिर आपके जो ब्लड रिपोर्ट है मैच करके फिर रेमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस बनता है, ना कि खाली एक फैक्टर की हेरिडिटरी और आपको ये हो गया, नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मतलब जो धीरज जी, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम ये पॉडकास्ट जिस चीज के लिए कर रहे हैं वो ये है कि लोगों में जो एक मिथ फैला होता है ना वो क्लियर है। एग्जैक्टली और आई थिंक बहुत सी चीज़ों का आप लोगों को भी आंसर मिला होगा कि सिर्फ स्टेरॉयड पे बेस्ड नहीं होता है इसका ट्रीटमेंट। और जैसे सर ने भी बताया कि एक प्रॉपर फ्लो रहता है कि मेडिसिन को किस तरह से धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के ऊपर जो भी डिसीज का लेवल है उसके हिसाब से मेडिसिन देके कंट्रोल किया जाता है। वेज नॉन वेज डाइट का भी बहुत से लोगों के सवाल थे कि सिर्फ वेजिटेरियन लोग इससे कैसे रिकवर करें। आई होप आप सबको उसके भी जवाब मिले होंगे। और एक मैं जानना चाहता हूँ सर कि जैसे एक्सरसाइज का क्या वैल्यू रहता है। एक जैसे मान लो किसी को स्वेलिंग है किसी बॉडी पार्ट पे स्पेसिफिक, तो कई लोग उस टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, कहीं पर भी आपको अगर पेन है, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो वो वाले जॉइंट को उस समय एक्सरसाइज नहीं करना है। एक्सरसाइज इज एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अगर आप सपोज जिम जा रहे हो और आपने जिम जाके एक्सरसाइज किया और आपने डंबल उठाया, आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी, आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज करी, आप अगले दिन गए आपको पेन है और दोबारा से आपको ट्रेनर बोलेगा दोबारा से बाइसेप्स कर लो, वो आपको क्या बोलेगा स्ट्रेच करो, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। तो अगर जॉइंट में आपको इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो उसको रेस्ट दो। अगर आपकी मसल पुल हुई है तो मसल को स्ट्रेच करो रादर देन एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज से और आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके और उसको पेनफुल बना दो। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा सर कहीं को स्वेलिंग है, पता चलता है कि अच्छा यहाँ पेन है तो इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। नहीं तो वो इसमें बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है जैसे आप 14 घंटे 16 घंटे ट्रेन में कहीं बैठ के गए और आप एक ही पोजीशन में बैठे रहे, उसके बाद जो सूजन हुई है जो रेयर टाइप की है उसमें आप एक्सरसाइज कर लो, बिकॉज आप एक पोजीशन में रहते जाम हो गया, उसमें आप मोबिलाइज कर लो, दैट्स फाइन। बट समथिंग व्हिच हैज हैपेंड बाय इट्स ओन, अपने आप से हो गया, आपने उसको कोई पोजीशन में नहीं बैठे, किसी पोस्चर में जोर नहीं पड़ा, कुछ नहीं किया और उसमें अपने आप हो गया, उस केस में तो बेटर ये है कि आप एक्सरसाइज ना करके उसको रेस्ट दो, सिकाई विकाई करो गर्म वगैरह, और फिर देखो 1-2 दिन नहीं सेटल हो रहा है डॉक्टर को दिखाओ। एंड फिर उसके बाद में जैसा वो बताते हैं कि स्ट्रेचिंग करनी है या मोबिलिटी करनी है या साइकिल चलानी है, जैसे भी वो चीज़ उस समय करो। अभी इनिशियली जब आपको पेनफुल है जॉइंट तब नहीं करना है। बट जहाँ आपने एक्सरसाइज की बात करी वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज की वजह से आपके बॉडी में सारे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। काफ़ी पेशेंट्स के मैं आपको डेटा दे दूंगा हमारे अपने पेशेंट्स के, जिन्होंने एक्सरसाइज जब शुरू करी, वेट लॉस उन्होंने शुरू किया फीमेल्स का स्पेशली, बिकॉज उनके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि फीमेल्स बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेती हैं, बढ़ता भी उनका जल्दी है और कम भी उनका जल्दी हो जाता है। तो जब फीमेल्स ऐसे वेट लॉस या जिमिंग पे या एक्सरसाइज पे गई हैं तो उनका बहुत केसेस में रूमेटॉइड की दवाइयों की डोज कम हो गई। क्यों? बिकॉज बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से, पॉजिटिव हार्मोन जाने से ऑटो इम्यूनिटी ऑलरेडी आप तोड़ पा रहे हो। बिकॉज मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून कंडीशन है, हमारी बॉडी अगेंस्ट काम कर रही है। तो जितना पॉजिटिव फैक्टर्स बढ़ते हैं उतना ये कम होगा, और जितना नेगेटिव फैक्टर्स बढ़ते हैं, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, खा पी नहीं रहे, बॉडी को छोड़ रखा है, अरे अब तो बीमारी में रह गया मैं, स्ट्रेस में है, उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है पेशेंट्स को कि इलाज में खाली दवाइयाँ नहीं है, इट्स अ मल्टी मोडल अप्रोच। आपको सही डायग्नोसिस, सही इलाज, सही खाना पीना, सही एक्सरसाइज और सही फॉलोअप, ये 4-5 चीज़ों को फॉलो करोगे कभी दिक्कत नहीं आती, लोग आराम से निकल जाते हैं। आई थिंक बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिले होंगे और बहुत से जो मिथ थे वो सर ने आज तोड़े, और जैसे कि बताया डिटेलिंग में जाके इतना। जैसे सर मुझे याद है कि जब हम आए थे कविता की कंडीशन को लेके, उस टाइम पे प्रोसीजर ये होता था, लाइक हम भी शायद वो गलती करते हैं कि कभी इस पे गए डॉक्टर पे तो कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाते जो बता दें, जो जनरली लोग हर कोई चाहता है कि जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए, है ना। पर कहीं ना कहीं जब हम यहाँ आए तो मैं पर्सनली बताऊंगा कि हमने जो आपने बताया ना कि एक स्टेबल देना एक चीज़ को, और मुझे लगता है कि डॉक्टर का काम सिर्फ मेडिसिन लिखना है, प्रिस्क्रिप्शन पे देना नहीं होता है, जिस वे में आप चीज़ें समझाते हो। और इसलिए हम आज यहाँ बैठे हैं क्योंकि जो आप ब्रीफिंग करते हो ना, मतलब एक पेशेंट के साथ, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा काबिल तारीफ है। क्योंकि जो मोरल सपोर्ट आप देते हो पेशेंट के लिए वो वाकई में एक अलग बूस्टर होता है एक पेशेंट के लिए। मोस्टली जो डॉक्टर्स होते हैं कहा जाता है कि बहुत डरा देते हैं, इसलिए लोग एलोपैथी से भी भागते हैं कि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, या बहुत अच्छा आपका ऑपरेशन होगा या स्टेरॉइड होगा। तो मुझे वो चीज़ अच्छा लग रहा है कि आज बहुत से लोगों को ये चीज़ के भी आंसर मिले
नहीं, बट धीरज, थैंक यू फॉर ऑल द थिंग, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब ट्रेनिंग में था तो मेरे एक सीनियर थे और उन्होंने मुझे बोला था कि वेन एवर यू आर सीइंग अ पेशेंट, टॉक टू हिम, एक्सप्लेन हिम द वे यू वुड लाइक टू बी एड्रेस। मतलब अगर आप पेशेंट हो और आप उस कुर्सी पे हो तो आप क्या क्या समझना चाहोगे। ये बहुत ही एक सिंपल लाइन है, मेरे साथ तब से चिपकी हुई, 25 साल 24 साल हो गए। तो मतलब मैं अपने बीमारी के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में पूरा जानना चाहूँगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ओपीडी में थोड़ा सा समय इसलिए लग जाता है पेशेंट के साथ में, बिकॉज हर एक को अगर आप बीमारी के बारे में समझाओगे ना, तो पहली चीज़ तो उनको कोई आसपास वाला गुमराह नहीं करेगा कि भाई अरे ये गलत इलाज है या ये करना चाहिए था। वो उनको पता है, वो खुद ही आंसर दे देंगे। दूसरा, जब वो वापस जाके आज की डेट में कुछ भी इंटरनेट पे, गूगल पे, किसी पे भी सर्च करेंगे तो उनको मिलेगा कि यही इंटरनेशनल और यही प्रॉपर प्रोटोकॉल्स अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहे हैं। तीसरा, जब वही पर्चा मेरा लेके आप दुबई, यूएस, यूएई कहीं भी जाओगे, यूके वगैरह, वो बोलेंगे ये इलाज चल रहा है, कहते हाँ भाई इलाज तो इस बीमारी में यही चलता है। स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। देखो, डर का तो क्या है, अगर किसी का जॉइंट खराब है तो आपको उनको बताना पड़ेगा भाई खराब है तो चेंज ही होगा। बट पहले से बताना कि आज से 12 साल बाद खराब हो जाएगा अगर आप ये नहीं करोगे और मेरे को चेंज करना पड़ेगा, तो वो तो फिर आप डॉक्टर की तरह नहीं, एस्ट्रोलॉजर की तरह काम कर रहे हो। वो तो मुझे नहीं लगता कि हमारे रोल में है। हमारे रोल में है जो हमने पढ़ाई करी है उससे देख के इतने सालों में जो एक्सपीरियंस गेन किया है कि किस टाइप के पेशेंट्स किस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज फॉलो करना और आगे के लिए ध्यान रखना कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देनी। अगर आपके होते हुए और आपके इलाज के चलते हुए पेशेंट के ट्रस्ट के साथ में, उनके साथ में कोई बीमारी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होगा तो उसको आप पहले समझ के उसको कंट्रोल कर लो। ये आपका रोल है। और बेसिकली अगर इस रोल में मैं अपना काम अच्छा कर पाऊंगा तभी मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं या मिथ्स हैं वो क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर मैं अपने काम से मतलब प्यार करता हूँ तभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे पसंद है। इसी वजह से हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे हैं क्योंकि आपने मुझे बोला कि सर हम लोगों के पास में बहुत ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एग्जैक्टली जो बेचारे मिथ्स में है, जो डर में है, उसके चक्कर में डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। अनफॉर्चुनेटली मैं भी ऐसे पेशेंट देखता हूँ धीरज, जो जब तक आते हैं हमारे पास बहुत ज्यादा तब तक ना बीमारी बढ़ा के आते हैं। मतलब बहुत चीजें बढ़ जाती हैं, टेढ़ा बना आ जाता है, सूजन बहुत हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं वो केमिस्ट से दवाई लेके कई बार स्टेरॉइड वगैरह लेके कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। एक अपने जिम्बाब्वे से आए थे आपके पास भैया, मुझे याद आ गई, वो थे वेस्ट इंडीज से। यस हाँ, एंड वो उनको सोरियाट्रिक आर्थराइटिस थी। उनको जो जोड़ थे उनके ऊपर कंडीशन खराब, उनके ऊपर घाव था और उनके जोड़ खराब थे और वो इंडिया में रहते थे और उनका काम वेस्ट इंडीज में था, तो वहीं पर 6 महीने रहते थे, हर 6 महीने में एक बार आते थे। अब आज की डेट में आप जानना चाहोगे तो वो 15 दिन पहले आए थे, अभी वेस्ट इंडीज से आए हुए हैं और वो मुझे दिखा के गए थे अभी दोबारा से। अब वो केवल एक दवाई पे कंट्रोल है और उनकी स्किन की पूरी लीजन, स्किन के पूरे घाव आप सब कंट्रोल हो गए, क्योंकि एक तो उनको अपने बारे में पता चल गया। वहाँ वेस्ट इंडीज में अनफॉर्चुनेटली उनको ढंग से गाइड नहीं किया गया। उनको बोला कि ये बीमारी में आप तो धीरे धीरे आपके जोड़ सारे खराब हो जाएंगे, इट्स अ हेरिडिटरी कंडीशन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ये लाइन बोली गई थी। हेरिडिटरी कंडीशन है, मान लिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द इलनेस, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा कोई होगा तो फिर डायग्नोसिस आज की डेट में तो इतने सालों की रिसर्च के बाद में आपने HIV का सबका भी ट्रीटमेंट तो शुरू कर ही दिया ना यार। तो ऐसा कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है, इलाज तो सबका है। यू हैव टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंड यू हैव टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे इसका इलाज चाहिए। अगर आप गलत फ्रेम ऑफ माइंड में जाओगे ना दोस्तों तो दिक्कत बढ़ जाती है। बट मैं खुश हूँ यहाँ पर आके और आप लोगों के साथ बात करके और आपके सब पेशेंट्स और सब दर्शकों को बता के कि क्या क्या हम कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर भी अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, कुछ और किसी के क्वेरीज होते हैं, तो हम लोग एक बार दोबारा मिल सकते हैं। नहीं, हम लोग दोबारा बैठ के जो भी किसी के क्वेश्चंस हैं, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, कॉमनली जो दिक्कतें करते हैं उनके बारे में डिस्कस करके देन वी टेक इट फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम्स। बट आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प हुएवर वी कैन। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत लोगों के था तो हमने सोचा कि चलो आज आपके प्रश्न सर से पूछे जाए और सर ने आई थिंक बहुत सारे आंसर्स दिए और बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर। थैंक यू एंड आई वांट लास्ट जाने से पहले कि जो लोग लाइक एक बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो वो किस तरह से एक रेमेडीज के साथ चलें या क्या एक्सरसाइज, बस जाने से पहले एक मैसेज आप लोगों को देना मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट
मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग मोर देन 45 मिनट्स टू 1 आवर, या ब्लड टेस्ट में ESR-CRP बीइंग सिग्निफिकेंटली रेज्ड, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर वगैरह पॉजिटिव है, तो बेटर है किसी डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। थोड़ा सा बेसलाइन ट्रीटमेंट से ही कंट्रोल हो जाता है। डाइट ठीक करें, थोड़ा सा प्रोटीन कंपोनेंट लें और एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। ऑब्वियसली अगर फिंगर जॉइंट्स में सब में इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लेमेशन, तो पहले उसको कंट्रोल करना है, फिर एक्सरसाइजेस पे जाना है। और अगर ये सब सिम्टम्स नहीं है, कोई भी जोड़ों का दर्द, गठियाबाई नहीं होता है, कोई भी जोड़ों में सूजन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होती है, तो उसके डर के चक्कर में डॉक्टर को दिखाएंगे और इलाज चलेगा बहुत साल, पूरे साल, वो ना करें। जैसे कि किसी को ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि सर मुझे तो कल से बहुत यूरिन आ रहा है, तो मुझे ऐसा मुझे डायबिटीज हो गई। ऐसा नहीं होता है। मतलब डायबिटीज का एक सिम्टम है पॉलीयूरिया, मतलब बार बार यूरिन आना। बस ये थोड़ी कि जिसको ऐसा हो रहा है उसको डायबिटीज ही है। हो सकता है कि उसने ज्यादा पानी लिया हो सकता है उसकी वाटर रिटेंशन क्लियर हो रही हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर। तो मेरे हिसाब से डर से ज्यादा जरूरी है कि आप किसी से मिलें, देखें और उसके बाद रेगुलर इलाज चलाएं। सब बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक नहीं कर सकते तो कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर उससे लड़के खत्म कर देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने अर्थराइटिस के बारे में बहुत डीपली क्लियर किया है, बहुत से मिथ क्लियर किए हैं, बहुत सी चीज़ें बताई हैं, बहुत से रीज़न बताए हैं अर्थराइटिस होने के। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक सेवा की तरह हमने वीडियो बनाया है। आप में से बहुत लोगों ने भी डिमांड की थी कि डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट लेके आइए, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब का पॉडकास्ट किया है। अगर आप में से भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, जॉइंट की, तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि जैसे हम भटके हैं आप लोग भी भटको, आप लोग भी दुखी हो, इसीलिए हम चाहते थे कि आपको डॉक्टर साहब से रूबरू कराया जाए। डॉक्टर साहब का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप उनका नंबर लेके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही साईं की एक नई लीला के साथ या एक बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।